तू कहाँ बैठ रहा है? तू कहाँ बैठ रहा है? चलो इधर ध्यान दो सब लोग, खामोशी से एकदम। एक घंटे के आसपास है अपने पास। 11 का पूरा मैट्रिक्स रिवाइज करना है, इधर देखेंगे। तो मैथ्स 1 का पहला चैप्टर अपना हो चुका है, लॉजिक, है कि नहीं? कितने मार्क्स का चैप्टर था वो? 8 मार्क्स। ओपन करते फैन। 8 मार्क्स का चैप्टर था लॉजिक, फिनिश हो चुका है अपना। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड चैप्टर, दैट इज मैट्राइसिस। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है, 3 ही एक्सरसाइज इसके अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत ही आसान चैप्टर है, खाली थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। आपको जो ट्रिक वगैरह मैं सिखाऊंगा वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैट्राइसिस ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। एक रहेगा तो मैट्रिक्स बोलते हैं, एक से ज़्यादा रहेगा तो मैट्राइसिस बोलते हैं। और मैट्रिक्स क्या होता है ये हमने 11th में देख रखा है। 11th के अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़े थे, डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस, याद है? उस चैप्टर में आधा चैप्टर डिटर्मिनेंट के ऊपर था और फिर आधा चैप्टर मैट्राइसिस के ऊपर था। तो 11th में आपने मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है, अगर मैं एक बार आपको क्विकली बताऊं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन, मैट्रिक्स बोलते किसको है। फिर मैट्रिक्स की टाइप्स देखी थी हमने, कई सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, करेक्ट है? उसके बाद मैट्रिक्स की टाइप्स को स्टडी करने के बाद हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस पढ़ा था। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, समेशन ऑफ टू मैट्रिक्स यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये सब आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर, समझ आ रहा है? और फिर लास्ट में हमने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये इतना बेसिक आपको 11th में था। ये पूरा नहीं पढ़ते बैठेंगे हम लोग, इसमें से जो जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे 12th में भी हमको काम आएगी, वो हम लोग अभी करके लेंगे। तो 12th में हमको क्या सीखना है सर? मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने टाइप्स, समेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी, ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने मैट्रिक्स की 11th में पढ़ लिया। एक प्रॉपर्टी और है मैट्रिक्स की जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बेटा? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम लोग 12th में सीखेंगे। तो आपकी पहली एक्सरसाइज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही है। फिर होता है मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। लाइक आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको उसका इन्वर्स निकालना है। अब सर ये इन्वर्स क्या होता है बताऊंगा, कैसे निकालते वो भी बताऊंगा। तो सेकेंड एक्सरसाइज पूरी इन्वर्स के ऊपर है। किसके ऊपर है बेटा? इन्वर्स के ऊपर है। समझ में आ रहा अच्छे से? सेकेंड एक्सरसाइज किसके ऊपर है? इन्वर्स के ऊपर है। और फिर थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या बेटा? एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स के कई सारे एप्लीकेशन है, हमको बस एक ही एप्लीकेशन पढ़ना है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस को सॉल्व करना। देखो अगर मैंने आपको इक्वेशंस दिया, 2 या 3 इक्वेशन दिया एक्स वाई जेड वाली, तो आप उसको डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो। 11th में सीखा है हमने क्रामर्स रूल, याद है? पर आप उसको मैट्रिक्स से भी यूज़ कर सकते, सॉल्व कर सकते हो। तो एप्लीकेशन में हमको वही सीखना है कि दी गई इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को मैट्रिक्स से सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है जिसको क्रामर्स रूल बोलते हैं। पर इक्वेशन को मैट्रिक्स से सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक का नाम है रिडक्शन मेथड, एक का नाम है इन्वर्जन मेथड। क्या? रिडक्शन मेथड, इन्वर्जन मेथड। तीसरी एक्सरसाइज में ये 2 मेथड हमको सीखना है, बस ये 3 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड एक्सरसाइज में इन्वर्स निकालना। थर्ड एक्सरसाइज में रिडक्शन और इन्वर्शन मेथड के थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व करना। बस ये चैप्टर फिनिश है। ये 3 ही चीज़ें अपने को देखना है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो आज जो 11th में आप पढ़ के आ चुके हो ना, उसको हम लोग रिकैप करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर अपना पूरा एक लेक्चर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर रहेगा। तो एक्सरसाइज 1 खत्म होगी अपनी। फिर उसके बाद का लेक्चर हम लोग देखेंगे इन्वर्स के ऊपर, उसको 1 या 2 लेक्चर जाएगा, सेकेंड एक्सरसाइज खत्म होगी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिडक्शन इन्वर्जन मेथड। एक लेक्चर में रिडक्शन मेथड, एक लेक्चर में इन्वर्जन मेथड। समझ में आ रहा अच्छे से? तो 4 से 5 लेक्चर में चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ईजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। खाली जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना। एक बार तरीका आपके दिमाग से निकल गया, क्या चीज़ कैसे करना है, इन्वर्स कैसे निकालना है, रिडक्शन मेथड का क्या फंडा था, इन्वर्जन मेथड का क्या फंडा था, तो आप एक ही क्वेश्चन के पीछे आधे घंटे तक पढ़े रहोगे पर वो सॉल्व नहीं होगा। तो थोड़ा ऐसा चैप्टर है। और एक बार आपने तरीका देख लिए, दिमाग में बिठा लिए, समझ में आ गया अच्छे से, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? पहले 11th का मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। 11th के मैट्रिक्स को याद करते हैं। मैट्रिक्स से भी पहले आपने 11th में क्या पढ़ा था बेटा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं? कुछ एलिमेंट्स को, कुछ डेटा को कलेक्ट करके 2 लाइन के बीच में लिखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। जैसे मिसाल के तौर पर
2 3 1 4, 4 एलिमेंट्स हैं, उनको मैंने 2 लाइन के बीच में लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट। इसमें ये आडी वाली लाइन क्या कहलाती है? रो, और ये वाली लाइन कॉलम। तो डिटर्मिनेंट की एक खास बात होती है, उसमें जितने रोज होते हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं। अगर 2 रो है तो 2 कॉलम, 3 रो है तो 3 1 4 2 1 6 -1 2 3 ऐसे। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, जितने रोज है उतने कॉलम। डिटर्मिनेंट की एक खास बात और होती है, आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं याद करो। अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 2/2, 2 रो 2 कॉलम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 8, 3 1 ज़ा 3, और बीच में क्या लिखते हैं? माइनस। 8 में से 3 गया, ये इसका आंसर। और अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो इसको सॉल्व करने के 6 तरीके 11th में पढ़ाया था यार। इसको सॉल्व करने के 6 तरीके। आप इसको रो 1 को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, रो 2 को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, रो 3 को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, कॉलम 1 से भी सॉल्व कर सकते हो, कॉलम 2 से भी सॉल्व कर सकते हो, कॉलम 3 से भी सॉल्व कर सकते हो। और उसके लिए आपको माइनस और कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, तो बड़ा लंबा खींच जाता है वो प्रोसेस। तो हमने ट्रिक याद रखे थे रो 1 से सॉल्व करने की। क्या ट्रिक थी? पहली रो में जो 3 एलिमेंट है उनको लाइन से लिख देने। पहला एलिमेंट क्या है? देख 3, दूसरा एलिमेंट क्या है? 2, तीसरा एलिमेंट क्या है? -1। अब फंडा ये है कि जो बीच वाला एलिमेंट रहता है उसकी साइन बदल देने की। अगर वो प्लस में है तो और माइनस में रहेगा तो पहला और तीसरा जैसे है वैसे ही रहेगा, दूसरे वाले की साइन बदलने का। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट, इधर एक ब्रैकेट, इधर एक ब्रैकेट, सही है। उसके बाद पहला नंबर कौन सा? देख 3, इसका कॉलम और इसकी रो को छुपा देने का। छुपा दिए तो एक 2/2 का डिटरमिनेंट बन गया। इसको नॉर्मल सॉल्व करो, 1 × 3, 6 2 ज़ा, बीच में माइनस, सही है। और दूसरा नंबर कौन सा है? 2, ये है ना, इसका कॉलम और इसका रो छुपा दो। ये और ये बचा है ना, जब ये और ये छुप जाएगा तो यही 4 बचेंगे ना। 1 × 3, 2 × 4, बीच में लास्ट कौन है? 1 ना, इसको छुपा दिए, इसको छुपा दिए। 1 × 6, 1 × 4, बीच में ये 3 ऐसी रहेगा, 3 में से 12 गया, -9, 3 में से 8 गया, -5, 6 में से 4 गया, 2, -27, माइनस +10, -2 1 ज़ा 2, -27 -2 कितना होएगा? -29, -29 + 10, -19, ये अपना आंसर। तो ऐसे 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो और ऐसे 3/3। आई होप इतना तो आपको पता होगा, पता है ना। 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते मालूम है ना। जिन लोगों को नहीं मालूम है घर पे आना, ये वीडियो को रोक के याला देखना, खुद से करना है इसको। समझ में आ रहा अच्छे से? वेरी मच क्लियर। हम लोग इस पे नहीं जा रहे क्योंकि हमको डिटरमिनेंट नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? मैट्राइसिस। तो फिर पढ़ाई का एक सर फुकटना है। असल में मैट्राइसिस में डिटरमिनेंट का भी यूज़ होता है, समझ में आ रहा है। डिटरमिनेंट का मैट्राइसिस में यूज़ है, इसीलिए आपको एटलीस्ट 2/2 और 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो आना चाहिए, बाकी और कुछ आता हो या ना आता। एक बार रिकैप हो गया है, 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आते हैं हम लोग मैट्राइसिस में। मैट्राइसिस भी कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन ही होता है, कुछ डेटा का कलेक्शन ही होता है। बस उसको ऐसी 2 लाइन के बीच में दिखाने की बजाय ऐसी लाइन के बीच में दिखाते हैं, ऐसे ब्रैकेट के बीच में दिखाते हैं, या तो ऐसा ब्रैकेट या तो ऐसा ब्रैकेट। ये बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि ये यूज़ नहीं होता, होता है। इंजीनियरिंग वगैरह में आपको मैट्राइसिस ऐसा भी देखने मिलेगा। अरे रे नया टाइप का मैट्रिक्स आ गया, नहीं सेम ही दो, लिखने का तरीका अलग है। बस आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी। आपके सिलेबस में पूरे मैट्रिक्स को उसने ऐसा लिखा। तो मैट्रिक्स में भी डेटा होता है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर कलेक्टेड होता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, एनी एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे 2 1 3 4 1 2 -1 0 0 ऐसे। अब इसमें भी आड़ी लाइन क्या कहलाती है बेटा? रो। और खड़ी लाइन क्या कहलाती है? कॉलम। तो इसको हम लोग बोलेंगे रो 1 R1, इसको हम लोग बोलेंगे रो 2, इसको हम लोग बोलेंगे रो 3, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। अब डिटरमिनेंट का एक फंडा था कि उसमें जितनी रोज होती है उतने कॉलम्स होते हैं। मैट्रिक्स में ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं। जैसे यहाँ पर है, ये मैट्रिक्स में कितनी रो है? 3। कॉलम कितना है? सेम है, चले। पर ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा हो।
डिटरमिनेंट में हमेशा ऐसा रहेगा, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर 4 1 0 -1 2 -4, ये भी एक मैट्रिक्स है। कितनी रो है इसमें देख, 3 रो है। कौन कौन सी, R1 R2 R3 C1 C2, तो 3 रो है 2 कॉलम है। समझ में आ रहा है। इसीलिए मैट्रिक्स में हम लोग एक चीज़ निकालते हैं जिसको कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं बेटा, बोल, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। याद है ना, 11th में समझे। ऑर्डर कैसा लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको m इंटू एन भी लिखते हैं। और इसको ऐसा नहीं पढ़ने का, m इंटू एन नहीं पढ़ने का, m/n पढ़ने का। क्या पढ़ने का, m। जैसे रूम लेते हैं हम लोग ना, 10 फीट ऐसा है, 15 फीट ऐसा है, तो अपन क्या बोलते हैं, 10/15 बोलते हैं। 10 इंटू 15 बोलते हैं क्या, और उसको लिखा ऐसे ही जाता है, लिखते उसको ऐसे ही है। ये असल में हम लोग एरिया बता रहे होते हैं। रेक्टेंगल है ना ये, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा ना, तो रूम का एरिया होता है। 10 फुट ऐसा, 15 फुट ऐसा, मल्टीप्लाई करो 150, मतलब रूम का एरिया है 150 स्क्वायर फीट। आपने बिल्डिंग वगैरह में सुना होगा 3000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, ऐसा सुना होगा। वो एरिया होता है असल में। और इसको पढ़ते कैसे हम लोग, बोल, 10/5, 10/15 ऐसा। इसी तरह ऑर्डर को भी कैसा पढ़ने का, m/n। ऑर्डर में हमेशा 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 पहले रो होना चाहिए, फिर कॉलम। अब पहले कॉलम बाद में रो, गलत हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/2। 3 रो है और 2 कॉलम। अगर कोई बच्चा इसको 2/3 लिख देता है तो रॉन्ग, सरासर रॉन्ग। पहले आपको रो लिखना है, फिर आपको कॉलम लिखना है। तो 3 रोज है इसीलिए 3, 2 कॉलम है इसीलिए by2। इतना समझा अच्छे से। दूसरी बात, पहले तो हमने ये डिफरेंस देख लिया कि डिटरमिनेंट में जितनी रो होती है उतने कॉलम होते हैं। मैट्रिसेस में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करके एक वैल्यू ला सकते हैं। मैट्रिक्स कभी भी सॉल्व होकर के वैल्यू नहीं। आप इसको ऐसा, हाँ सर जैसा उधर मल्टीप्लाई करें, नहीं कर सकते आप। मैट्रिक्स की कभी भी वैल्यू निकल के आती है सिंगल, तो क्या होता है सर, क्या होता है देखेंगे अभी आगे क्या होता है। मैट्रिक्स ऐड कर सकते हो आप, मैट्रिक्स माइनस कर सकते हो आप, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो, मैट्रिक्स के एलिमेंट का भी आप माइनर निकाल सकते हो, मैट्रिक्स के एलिमेंट का भी आप कोफैक्टर निकाल सकते हो, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला जा सकता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है, मैट्रिक्स के जरिए इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है, इन्वर्जन के जरिए, रिडक्शन के जरिए। तो ये मत बोलो फिर क्या हो सकता है मैट्रिक्स में, मैंने गिना दिया क्या क्या कर सकते हो। बस एक ही चीज़ नहीं हो सकती, मैट्रिक्स को आप सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है अच्छे से, वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट जो 11th में आपने पढ़ा था वो थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो क्विकली वी विल सी द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जल्दी से हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। पूरा डेफिनेशन लिख के नहीं दूंगा मैं, बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा। अच्छे से डेफिनेशन वगैरह देखना है तो 11th में लिखाया था मैंने, सब डेफिनेशन वगैरह सब। अभी मैं बहुत थोड़ा फास्ट जाऊँगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली जो मैट्रिक्स की टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। वो क्या है, नाम ही बता रहा है उसका, एक ही रो रहेगी इसमें, कॉलम कितना भी हो सकता है, वन रो इंटू एनी कॉलम। एक रो रहेगी, कॉलम कितना भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कितनी रो है इसमें, कॉलम 3। ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स। कितनी रो है इसमें, एक, कॉलम कितना है 4। ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना भी रहने दो, अगर रो एक ही है तो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। दूसरा इसका भाई है कॉलम मैट्रिक्स। बोल किसको बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी भी हो सकती है और कॉलम एनी रो बाय 1 कॉलम, एनी रो बाय 1 कॉलम। एग्जाम्पल, कितनी रो है इसमें, 1 2 3। कॉलम कितना है, एक ही है, कॉलम मैट्रिक्स है। 4 रो है पर कॉलम एक ही है, कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। इसमें रो भी एक है, कॉलम भी एक है।
तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो भी एक हो कॉलम भी एक हो, उसमें एक ही एलिमेंट आने वाला है। 1/1 का मैट्रिक्स है ना वो, 1/1 मतलब अंदर कितना एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, इसीलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। 11th में बताया था ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। रो और कॉलम मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट आता है नल मैट्रिक्स। क्या था बोल? नल। नल मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसके सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे, जैसे ऑल द एलिमेंट जीरो, जितने भी एलिमेंट होंगे सब क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। इसको दिखाने के लिए हम लोग कभी कभी ओ सिंबल यूज़ करते हैं। क्या सिंबल यूज़ करते हैं? ओ। नल मैट्रिक्स समझा? नल मैट्रिक्स समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट मैट्रिक्स है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या बोल? जब कभी भी किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेगा, इक्वल, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मिसाल के तौर पर क्या ऑर्डर है इसका बोल? 2/2, 2 रो है 2 कॉलम है, तो कैसा मैट्रिक्स हो गया ये? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्या ऑर्डर है इसका? 3/3, जितने रो है उतने ही कॉलम है, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स पिक्चर में आता है ना, तो उधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं बोल? डायगोनल। जैसे आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है, अगर ये एक स्क्वायर है, कितने डायगोनल बना सकते हैं इसके? एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल पे डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो कितनी डायगोनल बनेंगे इधर पे? 2 नहीं, एक ही, 2 मत बनाना। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल बनता है, सिर्फ और सिर्फ ये। तो इस पे जो एलिमेंट आते हैं, ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं बोल? डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाते बेटा? तो यहाँ पर 4, 1, 3 ये तीनों कौन है? डायगोनल एलिमेंट। इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन है? 1, 2। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? नॉन डायगोनल एलिमेंट। समझ में आ रहा अच्छे से? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है चीज़। इसमें नहीं बना सकते आप डायगोनल, इसमें बना डायगोनल नहीं बनेगा। क्यों? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं। तो जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसमें क्या निकाला जा सकता है? डायगोनल एलिमेंट। एक बात और, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो। आप उसका क्या निकाल सकते हो? डिटर्मिनेंट। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोग उसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर मैंने इस मैट्रिक्स को ए नाम दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो इसके डिटर्मिनेंट को मैं ऐसा लिखूंगा, ए नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डिटर्मिनेंट है। ये 2 लाइन बना दिया मतलब डिटर्मिनेंट। तो ये वाला जो ब्रैकेट है किससे चेंज हो जाएगा? सीधी लाइन से। फिर ये 1 -1 0 2, सॉल्व करो इसको। 1 × 2 2, -1 × 0 0, बीच में माइनस, 2 में से 0 गया 2। ये 2 कौन है यहाँ पर? ये 2 कौन है? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर किसी मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर। क्योंकि अगर वो स्क्वायर नहीं है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो क्या? ऐसा डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है क्या जिसमें रो और कॉलम अलग हो? नहीं, ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, डिटर्मिनेंट नहीं एग्जिस्ट करता। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताया। कौन सी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें? पहली, स्क्वायर मैट्रिक्स में बोल डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाला जा सकता है? डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। एकदम अच्छे से समझा? स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट जो टाइप है बेटा, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है बोल? डायगोनल मैट्रिक्स। अब सर ये डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट रहेंगे। डायगोनल को छोड़ के जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, वो 0 रहेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे रहेंगे? 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। नॉन डायगोनल पे क्या रहेगा बोल? 0। और डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डायगोनल पे, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर
नोटिस कर रहे बेटा, नोटिस कर रहे हो, इस पे एलिमेंट कहाँ पर है, सिर्फ डायगनल पे है, सारे नॉन डायगनल कैसे हैं, 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगनल मैट्रिक्स। एक और देख, ये देखिए 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है बेटा, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, सॉरी। हाँ अभी देखो, ये 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है, इसमें डायगनल एलिमेंट को अगर आप छोड़ दोगे, डायगनल एलिमेंट को अगर आपने छोड़ दिया तो सारे नॉन डायगनल एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हुआ, डायगनल मैट्रिक्स हुआ। अब इसी डायगनल मैट्रिक्स की एक टाइप होती है, इसी डायगनल मैट्रिक्स की एक टाइप होती है स्केलर मैट्रिक्स। इसी डायगनल मैट्रिक्स की टाइप क्या होती है, बोल, स्केलर मैट्रिक्स। ये एक ऐसा डायगनल मैट्रिक्स रहेगा जिसके डायगनल एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम, डायगनल एलिमेंट्स सेम। अब सुन, डायगनल एलिमेंट सेम है, नॉन डायगनल क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0, कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर। ए स्क्वायर भी है, क्यों, 3 बाई 3, रोज और कॉलम सेम है। ये डायगनल भी है, क्यों, नॉन डायगनल 0 है, और ये स्केलर भी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि डायगनल पे सब क्या है, सेम। एक और एग्जांपल, -3 0 0, ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की एक टाइप होती है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें जो डायगनल एलिमेंट है वो सेम तो रहेंगे ही, 1 भी रहेंगे। क्या रहेंगे, बोल, 1। डायगनल एलिमेंट्स आर 1, डायगनल एलिमेंट पे सबका सब क्या रहेगा, 1 रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर 1 0 0 1, देख रहे हो, 1 0 0 1, डायगनल एलिमेंट पे 1 और नॉन डायगनल 0। ये स्क्वायर भी है, 2 बाई 2 है ना, ये डायगनल भी है क्योंकि नॉन डायगनल पे 0 है, ये स्केलर भी है क्योंकि डायगनल पे सेम है, और ये आइडेंटिटी भी है। ये भी क्या है, देख, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते बेटा, आई से। इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, I2 भी लिख सकते हो, और इसको I3 भी लिख सकते हो। I2 मतलब 2 बाय 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 मतलब 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझा, समझा अच्छे से। नेक्स्ट मैट्रिक्स है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, बोल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ये आइडेंटिटी को याद रखना, पूरे अभी 12th के मैट्रिक्स में भी ये बार बार आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी सब नहीं आएंगे, आएंगे सब, ये ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायरेक्ट समझा रहा हूँ बिना कोई डेफिनेशन वगैरह लिखे। इसके डायगनल पे कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, डायगनल पे कुछ भी हो सकता है। नॉन डायगनल के आमने सामने के एलिमेंट सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पर -3 है तो यहाँ पे भी माइनस, आमने सामने दिख रहा है। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 आमने सामने दिख रहा है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 आमने सामने। और डायगनल पे कुछ भी हो सकता है, डायगनल पे कुछ भी हो सकता है। तो एनीथिंग इन द डायगनल और नॉन डायगनल के आमने सामने के एलिमेंट कैसे है बेटा, सेम। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसी का भाई है स्क्यू सिमेट्रिक्स। नेक्स्ट इसी का भाई कौन है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं रुक रहे, इसके डायगनल पे कुछ भी हो सकता है, इसके डायगनल पे हमेशा 0 होना चाहिए। इसके डायगनल पे हमेशा कंपलसरी, इसके डायगनल पे हमेशा क्या होना चाहिए, 0। और आमने सामने का एलिमेंट सेम रहेगा, खाली साइन अलग रहेगी। जैसे अगर यहाँ पर 3 है तो इधर -3 होगा, नंबर सेम है, साइन अलग है। यहाँ पर -1 है तो इधर +1 रहेगा, नंबर सेम है, साइन अलग है। समझ में आ रहा है बेटा। इधर अगर -8 है तो इधर +8 रहेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगनल पे कुछ भी हो सकता है, 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन डायगनल के एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम, आमने सामने के। समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल पे 0 रहेगा, नॉन डायगोनल के आमने सामने के सेम रहेंगे, बस साइन अलग रहेगी। क्या अलग रहेगी बेटा बोल? साइन अलग रहेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या बेटा बोल? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और फिर इसका भाई है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल के नीचे सब 0 रहेंगे और लोअर ट्राइंगल में डायगोनल के ऊपर सब 0। उल्टा है। अपर ट्राइंगल मतलब नीचे 0 और लोअर ट्राइंगल मतलब ऊपर 0। जैसे मिसाल के तौर पे ये देख 1 3 4, ये डायगोनल आ गया। डायगोनल के ऊपर कुछ भी हो सकता है, पर डायगोनल के नीचे तीनों कौन रहेगा? 0 रहेगा। तो जब डायगोनल के नीचे तीनों 0 रहेंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? अपर ट्राइंगुलर। 0 का ट्राइंगल बनता नीचे है, पर इसको बोलते क्या है? अपर ट्राइंगल, क्योंकि नॉन 0 का ट्राइंगल ऊपर बनेगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, भूल जाए। चुप। डायगोनल के नीचे 0 रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? लोअर ट्राइंगुलर किसको बोलेंगे? देख, लोअर ट्राइंगुलर किसको बोलेंगे? ये डायगोनल है 2 1 -2, ठीक है ना। ऊपर 0 रहेगा और नीचे कुछ भी हो सकता है। तो जब ऊपर 0 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे बोल? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, समझा? वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या बेटा बोल? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, समझ मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, वैल्यू है उसकी 8 2 4 4, ये इसकी वैल्यू है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल ज़रा। और डायरेक्ट नहीं निकालने का रे, पहले उसको डिटर्मिनेंट में लिखने का ऐसे 8 4 4 2। अब निकालो वैल्यू कितनी आएगी? 8 दूनी 16, 4 चौक 16, बीच में माइनस, कितना आ रहा है? 0। मतलब A कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर। A कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर। सिंगल नहीं है, सिंगुलर। कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है सिंगुलर के बाद डब्यूलर, नॉन सिंगुलर। कौन सा? नॉन सिंगुलर। तो एकदम सिंपल है ना रे। जब डिटर्मिनेंट 0 था तो सिंगुलर, नहीं 0 रहेगा तो नॉन सिंगुलर। समझ में आ रहा है? तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकती है, बाकी कुछ भी हो जाए, 0 नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 3 4 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा? देख 1 4 3 2, देख क्या आएगा? 1 × 2 2, 4 3 12, बीच में माइनस, कितना आया? -10। 0 है क्या रे? नहीं। तो A कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर। A सिंगुलर नहीं रे, नॉन सिंगुलर। समझा अच्छे से? बस इतने टाइप के मैट्रिक्स आपने 11th में पढ़े। इतने टाइप के मैट्रिक्स आप लोगों ने 11th में पढ़े। याद है ना? याद है ना सबको? इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफ़ी काम आएगा। ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट काफ़ी काम आएगा। क्यों काम आएगा अब भी बता देता हूँ। मैंने बताया सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग इन्वर्स सीखने वाले। क्या सीखने वाले? मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते, बताया ना मैंने आपको, है कि नहीं? लेकिन एक फंडा है, हर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। अब तुमको क्वेश्चन आया है कि फाइंड आउट द इन्वर्स। अब समझ उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा, अब तुम सॉल्व करते जा रहे, आएगा कभी आंसर? क्यों नहीं आएगा? जब तक करते पूरा 30 का 30 पेज भरते नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं। इसका मतलब जब भी इन्वर्स का क्वेश्चन आएगा तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो वो ऐसे चेक करते हैं। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर वो सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये स्टेप तुम लोग भूल जाते हो। जब भी इन्वर्स का कंसेप्ट क्वेश्चन आता है सबसे पहले चेक करने का वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक बार मैंने क्वेश्चन दे दिया
कि इसका इन्वर्स निकाला, ऐसा लिखा फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इफ़ इट एग्जिस्ट, ऐसा लिखा भी मैंने मुंह खोल के, इफ़ इट एग्जिस्ट ऐसा लिखा। अब उसमें भाई लोग ये सोच भी नहीं रहे कि जो इन्वर्स निकालने का क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए आता है, यहाँ पे 2 मार्क्स में क्यों दिया हुआ। अब भाई लोग निकाले पड़े फटाफट 2 पे नहीं आ रहा, छोड़ दिए। अरे गधे नालायक, उधर क्या लिखा है, इफ़ इट एग्जिस्ट। नहीं भी लिखा होता कभी भी इन्वर्स निकालने से पहले चेक करने का कि वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर वो बच्चे उसका डिटर्मिनेंट निकालते तो 0 आ जाता, और 0 आ गया मतलब कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर। नेक्स्ट लाइन में लिखना है देयरफॉर इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं निकालूँ कैसे, 2 मार्क्स मिल गया। क्या लिखा था उधर, इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो निकाल, नहीं एग्जिस्ट करता है तो बता और आगे बढ़। समझ में आ रहा अच्छे से। तो वहाँ पर ये 2 चीज़ काम आती है। अगर सिंगुलर रहता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन सिंगुलर रहता है तो ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स बोलते हैं किसको, निकालते कैसा, वो सब सेकंड एक्सरसाइज में बताऊंगा। लेकिन इसका काम क्या है वो समझ में आ रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत काम आएगा। इन्वर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। इन्वर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड पढ़ा है, रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड को इन्वर्जन मेथड क्यों बोलते हैं मालूम, उसमें इन्वर्स निकालना पड़ता है, और इन्वर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ होता है। तो जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो इन्वर्स नहीं निकाल पाएगा, वो इन्वर्जन मेथड नहीं कर पाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 मेथड है, इन्वर्जन और रिडक्शन। रिडक्शन मेथड में मैट्रिक्स को या तो लोअर ट्राइंगल में बदलना पड़ता है या तो अपर ट्राइंगल में। अब ये लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या है, ये जिसको पता रहेगा वही बदलेगा ना। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहे हो, लोअर ट्राइंगल अपर ट्राइंगल। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे काम आने वाली, गेटिंग माई पॉइंट। तो जो ज़्यादा काम आने वाला है उसके ऊपर मैंने स्टार मार्क कर दिया। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ये सब ज़्यादा काम आएगा पूरे चैप्टर में। समझ में आ रहा है। एक चीज़ और काम आएगी यहाँ पर, ध्यान से सुन, एक चीज़ और काम आएगी यहाँ पर 14, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बेटा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये समझा चुका मैं आपको। जब भी किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है, मतलब रोज को कॉलम बना दिया जाता है, तो जैसे आप रोज को कॉलम बनाओगे ना, अपने आप कॉलम क्या बन चुकी होगी, रो बन चुकी होगी। तो जो नया मैट्रिक्स आता है वो दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। क्या होता है बोल, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। एग्जाम्पल से समझ, मेरे पास एक मैट्रिक्स था ए, वैल्यू थी इसकी 1 4 0 0 1 2 3 1 2, ये इसकी वैल्यू थी। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लिखना है। क्या लिखना है, तो ट्रांसपोज को देख ऐसा लिखते हैं, ए टी नहीं, ए रेस टू टी, ए के ऊपर टी आएगा। क्या पढ़ने का इसको, ए रेस टू टी नहीं रे, ए ट्रांसपोज। क्या पढ़ने का इसको, ए ट्रांसपोज, वो ए ट्रांसपोज ही बोला। क्या पढ़ने का इसको बोल, ए ट्रांसपोज। तो कैसे निकालते ट्रांसपोज, रोज को कॉलम बना दो। पहली रो क्या थी देख 1 4 0, इसको कॉलम बना दे 1 4 0। दूसरी रो क्या थी देख 0 1 2, इसको कॉलम बना दे 0 1 2। तीसरी रो क्या थी 3 1 2, इसको कॉलम बना दे 3 1 2। पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई। अपने आप देख, आपने रोज को कॉलम में बदला है ना, अपने आप कॉलम रो बन चुकी है। देख पहला कॉलम इधर क्या था 1 0 3, पहला रो देख 1 0 3 4 1 4 1 0 0 2। तो ये मैट्रिक्स है, तो ये उसका क्या है बेटा, ट्रांसपोज। क्या है, ट्रांसपोज। फिर इसके बाद 11th में एक और एक्सरसाइज थी जिसमें हम लोगों ने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अगर ए और ए ट्रांसपोज बराबर होता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, ए और ए ट्रांसपोज का नेगेटिव बराबर होता है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में कैसा तोड़ते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये सब लास्ट एक्सरसाइज में था, वो इधर काम नहीं आएगा इसीलिए उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको छू रहा नहीं। ट्रांसपोज निकालने काम आएगा इसीलिए मैंने ट्रांसपोज निकालना सिखा दिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज की ज़रूरत नहीं है इसलिए उसके ऊपर हम लोग भेजा नहीं फोड़ेंगे। 11th में सीख के इधर ज़रूरत नहीं है इसीलिए नहीं करा रहा। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा अच्छे से। ये हो गया 11th का थोड़ा बहुत रिकैप। अब इसके बाद जो आपने 11th में पढ़ा था वो था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। क्या बेटा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में आपने सबसे पहले स्टडी किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था बोल, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर।
एक मैट्रिक्स को एक स्केलार से मल्टीप्लाई करना। तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। चौथे नंबर पे आपने पढ़ा था सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और आखिरी नंबर पे आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था बोल? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो ये सब याद करते हैं, बस ये चीज़ें पढ़ लोगे 11th का सारा बेसिक ख़त्म, 11th का सारा बेसिक फिनिश। सबसे पहला क्या देख, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। एकदम सिंपल है, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? अगर ये 2/3 का है तो वो भी 2/3 का, अगर ये 3/4 का है तो वो भी 3/4, अगर ये 3/1 का है तो वो भी 3/1। अगर ऑर्डर अलग है तो मैट्रिक्स सेम कभी नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर दो मैट्रिक्स सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके पहले रो का पहला एलिमेंट कौन सा है? ए, और उसका क्या है? एक्स। तो ये ए और एक्स बराबर होना चाहिए, ये बी और वाई बराबर होना चाहिए, ये सी और जेड बराबर होना चाहिए, ये डी और, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स सेम है तो उनके आमने सामने के एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। क्या बोलते हैं इसको? बोल, क्या बोलते हैं इसको? इक्वालिटी ऑफ। जब भी 11th में हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ करते थे तो वहाँ पे लिखते थे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो अभी भी करेंगे तो लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। समझ में आ रहा है? रिडक्शन मेथड में, इन्वर्जन मेथड में ऐसा लिखेंगे हम लोग बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि उसमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालना। तो उधर आप सीखोगे, एक साइड के मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड रहता है, एक साइड के मैट्रिक्स में नंबर रहता है। तो इक्वालिटी से एक्स की ये वैल्यू, वाई की ये वैल्यू, जेड की ये वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो ये हो गया आपका पहला इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस खत्म। नेक्स्ट क्या बेटा? देख, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो समझ, एक मैट्रिक्स था 4 1 2 -1 2 0। अगर इस मैट्रिक्स को बाहर आपने किसी स्केलार से मल्टीप्लाई किया, स्केलार मतलब नंबर, स्केलार मतलब कोई भी, जैसे समझ में यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, -5 से कर सकते हो, 1/5 से कर सकते हो। तो ये स्केलार अंदर जाएगा तो एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? देख, 5 4 20, 5 2 10, 5 1 5, 5 × -1 -5, 5 × 2 10, 5 × 0 0। अब आप सोचोगे इसमें क्या ही था सर, जाहिर सी बात है अंदर जाएगा तो सबको मल्टीप्लाई। नहीं रे, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। देख, डिटर्मिनेंट में जब ये अंदर जाता है तो या तो किसी एक रो को मल्टीप्लाई होता है या तो किसी एक कॉलम को, पूरे को नहीं होता है। और यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं, इधर अगर कोई स्केलर अंदर जा रहा है तो सबको मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह अगर अंदर से कोई बाहर निकाल लिया तो सबसे बाहर आएगा तो ही निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। जैसे इधर देख, इसका उल्टा कर रहे हैं, इधर देखा। समझ, एक मैट्रिक्स था 8 4 2 6। ये सब में से क्या कॉमन निकाल सकते हो? 2 कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो। क्या बच गया? देख, 4 2 1 3। देखना, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। नेक्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट याद रखो, दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं इफ 2 बार वाला इफ, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़। बताया था ना, इफ़ नहीं पढ़ने का इसको, क्या पढ़ने का इसको? इफ़ एंड ओनली इफ़। लॉजिक में पढ़ाया था रे। तो दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी देयर ऑर्डर आर सेम, देयर ऑर्डर इज सेम। दो मैट्रिक्स सिर्फ तभी ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो बेटा? अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उसको ऐड, जैसे ये दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते, क्या बता? क्यों? ऑर्डर अलग है। समझा कुछ? तो इधर एग्जांपल देखिए, ये पहला मैट्रिक्स है 1 2 4 3, इसमें ऐड कर रहा हूँ दूसरा मैट्रिक्स 1 -2 3 6। पहले चेक करो दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? सेम। अगर ऑर्डर सेम है मतलब ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने का। इधर पे देख क्या है? 1 + 1 कितना हो गया? 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2 + -2, बेटा प्लस माइनस माइनस रहेगा, 2 - 2 0। 4 + 3, 3 + 6। समझा? सेम सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन भी तभी होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर ऑर्डर इज
देयर ऑर्डर इज सेम। मिसाल के तौर पर 1 2 4 3 1 6 2 1 0 माइनस 6 2 8 1 4 2 2 2 2। पहले बता, इसको माइनस कर सकते हैं या नहीं? क्यों कर सकते हैं? ऑर्डर से। ये भी 3/3 का है, वो भी 3/3 का। सालन बन रहा है नीचे, है ना? सालन की खुशबू आ रही है। 1 माइनस 6 कितना वाले? -5। 2 माइनस 2 0। 4 माइनस 8 -4। 3 माइनस 1 2। 1 माइनस 4 -3। 6 माइनस 2 4 4 रे 6 माइनस 2 है ना। हटा वहाँ से पेन, बेंच घान नहीं करना। 2 माइनस 2 0। 1 माइनस 2 -1। 0 माइनस 2 -2। समझा? अब एक लास्ट चीज़ बची, कौन सी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्सेस ऐड कब होते हैं? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, सेम होना ज़रूरी नहीं है, बस एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए? मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कल उसी से स्टार्ट करेंगे। तो ये एक टॉपिक मैं जानबूझ के आज छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये खुद में पढ़ाने लायक का टॉपिक है। 11th में याद करो, सबसे ज़्यादा तुम लोग इसी में फंस रहे थे, है ना? तो कल इसको फ्रेश माइंड के साथ मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत काम आने वाला है। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एकदम एक्सपर्ट आना चाहिए। तो कल मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। 1-2 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन आपको करने को दूंगा। फिर हम लोग 12th का मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। समझा? तो यहाँ से कल हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। बाकी पूरा 11th का बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया। होप सबको एकदम अच्छे से समझा होगा। चलो लिख के ले लो।